हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी किया है। इंडिया में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव काम किए जाते हैं इंडिया में, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। इंडिया में जितने भी एक्ट्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, उन सब पर प्रेसिडेंशियल शील लगती है गजट ऑफ इंडिया की। उसी के बाद ही वो लॉज और एक्ट इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराए जाते हैं, कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं, किस तरह से वोट की वैल्यू डिसाइड होती है, क्या मेथड होता है इलेक्शन का, आखिरकार कौन इस साल 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत सकता है। हम इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि शेड्यूल क्या है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि 15 जून को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। 29 जून लास्ट डेट रखी गई है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। 30 तारीख तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। 18 जुलाई को इलेक्शन हेल्ड करे जाएंगे, पोलिंग होगी उस दिन, और 21 तारीख को अगर ज़रूरत पड़ती है तो काउंटिंग की जाएगी। तो यह है पूरा शेड्यूल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। आइए अब देखते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 56 ये बोलता है कि हर प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होगा, और जैसे ही ये 5 साल एक्सपायर होने वाले होते हैं उससे पहले ही नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाने चाहिए। इसी को देखते हुए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 55 और द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। रिटर्निंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये बात इंश्योर करें कि पोलिंग अच्छी तरीके से हुई है, वैलिड वोट कितने हैं वो निकाले जाएं, इन वैलिड वोट्स को हटाया जाए, और आखिरी में काउंटिंग की जिम्मेदारी भी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर कोई भी इशू आता है इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, कुछ भी ऑब्जेक्शन आता है, तो यहाँ पर फिर वो बात सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। यहाँ पर जिस किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने ऑब्जेक्शन को लेकर, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पटिशन फाइल करनी होती है। तो इस तरह से कंडक्ट होता है पूरा इलेक्शन। और अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंडिया का कोई भी नागरिक जिसकी एज 35 से ऊपर है और वो क्वालिफाइड है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए एलिजिबल है। मगर यहाँ पर फ्रेंड्स, नॉमिनेशन फाइल करने की स्टेज में आपके पास 50 प्रपोजर्स होना चाहिए और 50 सेकेंडर्स होना चाहिए। ये 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं। इलेक्टोरल कॉलेज वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसको अपना नॉमिनेशन 29 जून से पहले फाइल करना है। इस नॉमिनेशन फाइल करते समय आपके पास 50 प्रपोजर्स की साइंड लिस्ट होनी चाहिए और 50 सेकेंडर्स की। साथ में आपको यहाँ पर 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना पड़ता है। ये हो गई नॉमिनेशन स्टेज की बात। आइए अब समझते हैं कि आखिरकार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग वोट कर सकते हैं वो सब लोग इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं, और ये इलेक्टोरल कॉलेज 3 ग्रुप से बनता है। इसमें लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और पूरी स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो लोकसभा के इस वक्त मेंबर हैं 543, राज्यसभा के 233, और पूरी स्टेट असेंबलीज़ के अगर हम MLO को ऐड करें तो वो सम आता है 4033। तो कुल मिला के यहाँ पर 4809 इलेक्टर्स हो गए, वोटर्स हो गए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। ये लोग ही यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर आम जनता लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती है और MLAs को इलेक्ट करती है, और बाद में ये लोग जाकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। मगर अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या हर वोटर की वैल्यू सेम है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आम चुनाव में देखते हैं कि 1 वोट 1 वैल्यू होता है, मगर प्रेसिडेंट के चुनाव में
ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हर स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल यूपी के एमएलए के वोट की वैल्यू 208 है और सिक्किम के एमएलए के वोट की वैल्यू सिर्फ 7 है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू उस स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से निकाली जाती है। उस वोट की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फार्मूला दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग स्टेट की पॉपुलेशन को हमें डिवाइड करना पड़ता है जितनी भी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं विधानसभा में। जैसे कि यूपी का केस अगर हम लेते हैं तो यूपी की पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ 38 लाख है अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। यहाँ पर हम 1971 सेंसस का फिगर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2000 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसने इस फिगर को फ्रीज कर दिया था आने वाले 25 सालों के लिए। तो यहाँ पर हम स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स इन विधानसभा। तो यहाँ पर हम 8 करोड़ 30 लाख को डिवाइड करेंगे 403 से और उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 1000 से। ऐसा करने के बाद हमारे पास फिगर आएगी अप्रॉक्सीमेटली 208। इसलिए यहाँ पर यूपी के हर एमएलए के पास 208 वोट वैल्यू है। सिमिलरली हम दूसरे स्टेट्स की वोट वैल्यू निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र की जैसे 175 आती है, अरुणाचल प्रदेश की 8 आती है और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वोट वैल्यू आती है। इस तरह से जब हम हर स्टेट के हर एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास वोट वैल्यू की फिगर आती है 5.43 लाख। इसके बाद हम वोट वैल्यू निकालते हैं एमपीज़ की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सांसद की। तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो स्टेट्स के एमएलए हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं इनकी वोट वैल्यू इक्वल होना चाहिए ताकि स्टेट्स और सेंटर में पैरिटी दिखे, इक्वालिटी दिखे। इसको अचीव करने के लिए यहाँ पर हम जो भी टोटल वैल्यू आई है पूरे एमएलएज की 5.43 लाख, उसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ एमपीज़ जो आते हैं लगभग 776। इस वैल्यू से जब हम टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 700, यानी कि हर सांसद के पास 700 का वोट वैल्यू है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर हमारे पास वोट वैल्यू आती है 10.86 लाख। तो यहाँ पर जिसको भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतना है तो उनको ये इलेक्शन जीतने के लिए इस 10.86 लाख में से मेजॉरिटी वोट हासिल करने होंगे जो कि आने चाहिए 50% +1, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5.43 लाख वोट्स +1। जो भी कैंडिडेट ये वैल्यू अचीव कर लेगा वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाएगा। आइए अब समझते हैं कि आखिरकार काउंटिंग कैसे होती है। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रक्रिया को अपनाते हैं। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ पर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं तो उनको ग्रीन कलर का बैलेट पेपर मिलता है और यहाँ पर एमएलएस को पिंक कलर का बैलेट पेपर मिलता है। यहाँ पर वोटिंग सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, यानी कि यहाँ पर एमपीज़ और एमएलए किसको वोट करेंगे ये उनकी पार्टी को पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ व्हिप इशू नहीं कर सकती। यहाँ पर एमएलए और एमपी के पास चॉइस है कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर भी वोट कर सकें। तो यहाँ पर जब कोई भी वोटर वोट करता है तो वो बैलेट पेपर में प्रेफरेंस डालता है 1, 2 या 3, डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, A, B और C। तो यहाँ पर जब कोई भी वोटर वोट डालेगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस लिखना ज़रूरी है और सेकंड प्रेफरेंस लिखना, थर्ड प्रेफरेंस लिखना ऑप्शनल होती है। मगर फ्रेंड्स, जब 3 लोग खड़े होते हैं तो सेकंड प्रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे ही सब लोग अपना वोट कास्ट कर देते हैं तो उसके बाद काउंटिंग चालू होती है। काउंटिंग ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे किस कैंडिडेट ने टोटल वोट वैल्यू में से 50% से ज़्यादा वोट अचीव किए हैं। अगर हमको पहली काउंटिंग में ही कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाता है जिसने 50% से ज़्यादा वोट अचीव किए हैं तो उसको फिर विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पर तीनों कैंडिडेट्स में से जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सी को सबसे कम वोट मिले थे, इसलिए यहाँ पर सी एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर जितने % लोगों ने भी सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा था उन लोगों के वोट को फिर से देखा जाएगा। यहाँ पर यह बात देखी जाएगी कि उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस पे किसको रखा था। उन लोगों ने ए या बी में से ही
किसी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा होगा, तो वो सेकंड प्रेफरेंस के वोट यहाँ पर ए और बी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस का काम करेंगे। और अब यहाँ पर कंपटीशन सिर्फ ए और बी के बीच बचा है, तो उसके बाद फिर से काउंटिंग होगी और देखा जाएगा कि ए और बी में से कौन 50% से ज़्यादा वोट ला पाता है। तो जिस किसी को भी यहाँ पर 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये होती है पूरी प्रोसेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। आइए अब हम बात करते हैं कि 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन जीत सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास अप्रॉक्सीमेटली 5,25,706 वोट हैं, जो कि लगभग 20,000 कम है मेजोरिटी से। और यहाँ पर यूपीए के पास लगभग 2,60,000 वोट हैं। और यहाँ पर अगर ये बात अज्यूम की जाए कि टीएमसी और एसपी यूपीए को सपोर्ट करेंगी, तो उसके बाद यहाँ पर दो पार्टी रह जाती हैं, बीजेडी जो उड़ीसा की पार्टी है और वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है। यहाँ पर बीजेडी के पास 31,000 से ज़्यादा वोट हैं और वाईएसआर कांग्रेस के पास 43,450 वोट्स हैं। तो यहाँ पर ये बात एंटिसिपेट की जा रही है कि जिसको भी बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस सपोर्ट करेंगे उस पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा। यानी कि अगर ये एनडीए को सपोर्ट करेंगे तो एनडीए जीत जाएगी और यूपीए को सपोर्ट करेंगे तो यूपीए जीत सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये दोनों पार्टी किसको सपोर्ट करती हैं। आइए एंड में हम देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों ये इलेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत सारे पॉलिटिकल मीनिंग्स को और सिंबलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इंडिया में जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो पूरे देश और पूरी दुनिया की नज़र इस पर रहने वाली है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये बात बताते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रुझान चल रहा है, वो किस तरफ अलाइन है, वो किस दिशा में देश को ले जाना चाहती हैं। इस वक्त इंडिया में रिलीजियस पोलराइजेशन देखा जा रहा है और ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे मौके पर प्रेसिडेंट का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया का प्रेसिडेंट इस बात की शपथ लेता है कि वो इंडिया के संविधान की, इंडिया के कानून की रक्षा करेगा और उसको डिफेंड करेगा। और यहाँ पर हमारे जो भी सांसद और विधायक होते हैं वो इस बात की शपथ लेते हैं कि उनकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सच्ची श्रद्धा और आस्था रहेगी। ये शपथ का डिफरेंस ही हमको बताता है कि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर मॉरल कंपस है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पार्लियामेंटेरियंस को, लेजिस्लेटर्स को गाइड करे और ये बात इंश्योर करे कि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ काम करे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर एक डिटेल्ड डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।